बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज अंजलि शर्मा और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनपुट आउटपुट बफरिंग एंड इट्स वेरियस टेक्निक्स। तो आज के वीडियो में हम इनपुट आउटपुट बफरिंग कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। A buffer is a memory area that stores data being transferred between two devices or between a device and an application। अब यहाँ पे हम बफर का क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। बफरिंग क्या होती है, पहले इस वर्ड को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपका नेट स्लो चल रहा है और आपने कोई भी वीडियो को प्ले किया तो वहां पे क्या हो रहा होता है, बफरिंग चल रही होती है। तो ये जो बफरिंग होती है इसी के बारे में आज हम जानेंगे। बफरिंग क्या होती है कि अगर आपको कोई भी डेटा देखना है या फिर कोई भी वीडियो देखना है तो पहले जो उस डेटा है, जो वीडियो है आपकी, उसका जो भी डेटा है उसको एक जगह लाया जाता है ताकि जब आप वीडियो देखें तो बीच में आपकी वीडियो ना रुके। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि ये जो वीडियो आपके यूट्यूब पे चल रही है, यहाँ पे जितना वीडियो आपने देख लिया है वो आपको रेड लाइन से शो हो रहा होगा। वहीं उसके आगे एक और लाइन जारी होगी जो कि लाइट ग्रे कलर की होगी। वो जो लाइट ग्रे कलर की लाइन है वो आपकी बफरिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो भी वीडियो है उसको पहले से ही बफर किया जा रहा है ताकि जब आप उस वीडियो को देखें तो बीच में वो बफरिंग ना करने लगे, बीच में वो वीडियो रुक ना जाए। तो यहाँ बफरिंग का काम यही होता है कि आपके डेटा को प्रोड्यूस करना है एक ऐसी जगह जहां से कि डायरेक्टली उसको सिंगल ऑपरेशन में उसको उठा के परफॉर्म किया जा सके। इसी को हम बफरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका डेटा है जो बफर में यूज किया जा रहा है या बफर में स्टोर किया जा रहा है वो किया जाता है प्रोड्यूसर की हेल्प से। जो प्रोड्यूसर होता है वो डेटा को प्रोड्यूस करता है और फिर उसको बफर में डाल देता है। अब जैसे ही आपका बफर फिल हो जाता है, आपका जो कंज्यूमर होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो भी आपका डेटा है उसको बफर में से उठा लेता है और उसको उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। यही आपका बफरिंग है। अब ये जो मैंने आपको बताया इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो बफरिंग है, इनपुट आउटपुट बफरिंग है, इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो भी कंटेंट है वो हमें सिंगल ऑपरेशन में मिल सके। और सेकेंड, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं या क्यों यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो सीपीयू है उसका स्पीड फास्ट होता है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो आपके आईओ डिवाइसेस जो होते हैं उनका जो स्पीड है वो काफी कम होता है, लेकिन वहीं आपके सीपीयू का जो स्पीड है वो ज्यादा होता है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, अगर वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि सीपीयू और आईओ एक साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिना किसी भी बफरिंग के बीच में यूज किए, तब वहां पे क्या हो जाता है, आपका स्पीड का मिसमैच हो जाता है। अगर आपका आईओ डिवाइसेस जो है वो डेटा को मेमोरी में डाल रहे हैं, वहीं आपका सीपीयू है जिसको कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो वो सीपीयू क्या करेगा, वेट करेगा जब तक कि आईओ डिवाइसेस पूरा डेटा उसमें डाल नहीं देता। और जैसे ही वो डेटा डालेगा उसके बाद जो आपका सीपीयू होगा वो उस डेटा को उठाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि स्पीड का मिसमैच हो रहा है जिसकी वजह से जो आपका टास्क है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे बफर यूज करते हैं। अब बफर क्या करता है, आपका जो सीपीयू है जब तक वो किसी एक बफर का टास्क परफॉर्म कर रहा है तब तक आपके दूसरे बफर में जो आने वाला डेटा है उसको ऑलरेडी स्टोर कर दिया जाता है ताकि सीपीयू को वेट ना करना पड़े अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड, हम यहाँ पे देखें तो सेकेंड यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अ बफर इज प्रोड्यूस्ड इन मेन मेमोरी टू हीप द बाइट्स रिसीव्ड फ्रॉम मॉडेम। तो मॉडेम का क्या काम होता है, ये जितना भी आपका डेटा है, जितनी भी डेटा है बिट बाइट्स में, उनको उठा के बफर में डालता है और फिर क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, जैसे ही आपका जो डेटा है वो बफर में आ जाएगा वहां से कंज्यूमर क्या करेगा, एक सिंगल ऑपरेशन में पूरा डेटा रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं बफरिंग। अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इसी को यहाँ पे लैंग्वेज में दे दिया गया है जिससे कि आप अपने नोट्स इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, व्हेन द फर्स्ट बफर गॉट फिल्ड देन इट इज रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफर द डेटा टू डिस्क। यानी कि जैसे ही आपका कोई भी बफर है, आप क्या कर रहे हैं, दो बफर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। दो बफर क्यों यूज कर रहे हैं, जिससे कि जब आपका पहला बफर जो है वो फिल हो जाए तो आपके प्रोड्यूसर को वेट ना करना पड़े, क्योंकि हो सकता है सीपीयू को जो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए वो डेटा सफिशिएंट नहीं है जितना आपका एक बफर में आया है।
उसको और डेटा की भी ज़रूरत है। तो अगर जो बफर है वो फिल हो गया आपका, लेकिन जो दूसरा बफर है हमारे पास है ही नहीं, तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, अभी भी वेट करना पड़ रहा है, जो हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 बफर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आपका एक बफर फिल हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या करता है, उसमें से जो डेटा है उसको निकाल लेता है। अब जब तक आपका कंज्यूमर जो आपका डेटा है बफर 1 में उसको निकाल रहा है, तब तक जो एडिशनल इनकमिंग डेटा है उसको हम दूसरे बफर में डाल देते हैं, जिससे कि जैसे ही आपका कंज्यूमर पहले बफर में से आपका जो डेटा है वो ले ले, तो वो तुरंत ही स्वैप कर जाए आपके बफर 2 पे और आपके सीपीयू को वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो यही आपका पूरा बफरिंग है। तो जैसे कि आपके नोट्स आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये जो नोट्स हैं इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम कि जो हमारे टाइप्स होते हैं इनपुट आउटपुट, जो आपके बफरिंग है उनकी बफरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे कैसे आप ये जो बफरिंग है इसको यूज कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी स्कीम होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आने वाली और वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक